अरे मुखिया जी, प्रणाम। हम तो आपके ही घर की ओर आ रहे थे। सोचा आपसे सामने मिलकर कुछ बातें कर लेंगे। अच्छा हुआ आप यहीं रास्ते में मिल गए। अच्छा, तुम दोनों मुझसे मिलने आ रहे थे तो जरूर कुछ बात होगी। एक काम करना, पंचायत में आ जाना, मैं वहां न्याय कर दूंगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आपके रहते हुए भला गांव में किसी को कोई परेशानी हो सकती है क्या? हम तो दरअसल यहाँ किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने आए हैं। आभार? भाई, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो तुम दोनों मुझे धन्यवाद देने चले आए? मेरे साथ जो खड़ा है, इसे देखिए। कुछ याद आया? चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, पर माफ करना भाई, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहा। यही तो आपका बड़प्पन है मालिक। मैं वही गरीब किसान हूँ जिसकी बेटी के विवाह के समय पूरे गांव में किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था, लेकिन आपने बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए इतनी बड़ी मदद कर दी कि मेरा घर फिर से बस गया। अगर उस वक्त आप आगे नहीं आते तो शायद मेरी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में न हो पाता। आपने जो किया वह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब याद आया मुझे। हाँ, तुम्हारी बेटी का विवाह पिछले साल हुआ था ना। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि वह अब अपने घर में खुश है। लेकिन रामू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी नजर में मदद कोई एहसान नहीं होती। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, न कि कोई उपकार। मैं समझ सकता हूँ उस पिता का दर्द जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर रात रात भर जागता है। आप सच में बहुत दयालु हैं मालिक। आज भी इस गांव में आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। हम दोनों बस यही चाहते थे कि आप जान लें, आपकी वजह से एक पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अरे नहीं भाई, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। अब तुम लोग जाओ, अपने काम में लगो। मैं भी मंदिर होकर आता हूँ, फिर पंचायत में कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है मुखिया जी, भगवान आपको लंबी उम्र और सुख दे। हम चलें। जाओ भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। और हाँ, कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो बिना सोचे समझे कर देना, वही सच्ची पूजा है। मुखिया एक बहुत ही नेक इंसान होता है जिसे गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म लगता है। हे भगवान, आपने मुझे कितना कुछ दे दिया है। इतना अच्छा घर दिया है, इतनी अच्छी पत्नी दी है जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, और मुझे मुखिया बनने का भी अवसर दिया है जिससे मुझे गांव वालों की मदद करने का मौका मिलता है। और मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूं। अब बस मुझे एक पुत्री की आकांक्षा है। उम्मीद है कि आप इस इच्छा को भी पूरा कर देंगे। मुखिया भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि दो बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उन दोनों बच्चियों को मंदिर में ही छोड़ दिया है। अरे यह क्या, ऐसा काम भला कौन कर सकता है? ये बच्चियां तो कितनी सुंदर और प्यारी हैं। भला कोई भी माता पिता अपनी फूल सी बच्चियों को कैसे मंदिर में छोड़ सकते हैं? पता नहीं उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसा किया। अब कभी नहीं सुधरेंगे जी। दिन रात बस लोगों के दुख सुख में ही लगे रहते हैं। क्या पूरे गांव का ठेका आपने ले रखा है? हर बार कोई ना कोई रोती हुई औरत, कोई अनाथ बच्चा, कोई परेशान किसान, सबको आप ही संभालेंगे क्या? घर में भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, पर आपको उसकी फिक्र है ही कहाँ? अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? अगर मैं इन्हें यहां न लाता तो सोचो जरा, इन मासूम बच्चियों का क्या होता। भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। उनकी आंखों में डर था, पर चेहरे पर ऐसी मासूमियत की दिल पिघल गया। और फिर तुम ही तो हमेशा कहती थी कि भगवान अगर कुछ देता है तो किसी कारण से देता है। देखो, शायद भगवान ने ही इन्हें हमारे घर भेजा है। भगवान ने भेजा है या आपने जबरदस्ती उठा लिया है, ये तो वही जाने। पहली बात, बेटी की इच्छा आपकी थी, मेरी नहीं। और दूसरी बात, मैं अपनी गोद में पलने वाली संतान चाहती हूँ, सड़क से उठाई हुई नहीं। आपको हर किसी पर दया दिखानी है तो कोई अनाथालय खोल लीजिए, घर तो रहने दीजिए। ठीक है सावित्री, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो मैं इन्हें मंदिर में वापस छोड़ आता हूं। पर जाने से पहले एक बात कहूंगा, अगर ईश्वर ने हमें थोड़ा सा भी दिल दिया है तो वो इन्हीं की रक्षा के लिए है। हे भगवान, मेरी पत्नी नादान है, उसे माफ कर देना।
वो इन मासूमों का दर्द नहीं समझ पा रही। रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये भावनात्मक नौटंकियां अच्छी तरह समझ में आती हैं। हर बार ऐसा ही करते हैं आप। पहले दया दिखाते हैं, फिर मुझे ही कठोर बना देते हैं। ठीक है, रख लीजिए इन्हें। लेकिन एक बात याद रखिए, आगे से कोई और ऐसी जिम्मेदारी मत लाना। मैंने अपना घर खोला है, कोई धर्मशाला नहीं। तो क्या ये मतलब समझूं कि तुम इन्हें अपनाने के लिए तैयार हो सावित्री? तुम मान गई? हाँ, रख लीजिए इन्हें। आखिर गलती इन बच्चियों की तो नहीं है। पर ध्यान रहे, अगली बार अगर आप बिना सोचे समझे किसी को घर ले आए तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी बात मान ली। अब जब रख ही लिया है तो इनका नाम भी रख देते हैं, है ना? नाम में ही तो पहचान छुपी होती है। हाँ, रखिए। पर पहले बताइए, बड़ी कौन है और छोटी कौन? क्योंकि दोनों ही एक जैसी लग रही हैं। सच कहूं तो मैं भी पहचान नहीं पा रहा। दोनों ही इतनी प्यारी हैं कि समझ नहीं आता किसे बड़ी कहूं। फिर भी चलो मान लेते हैं, बाईं ओर वाली थोड़ी बड़ी है। तो ठीक है, बाईं ओर वाली का नाम कोमल रख देते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत नरमी और शांति है। और दाईं ओर वाली, उसका नाम रखेंगे मीरा, क्योंकि उसकी आंखों में भक्ति और मासूमियत झलकती है। वाह, क्या बात है सावित्री। दोनों नाम इतने सुंदर हैं कि जैसे भगवान ने खुद चुने हों। आज का दिन ही इनका जन्मदिन माना जाएगा। और हाँ, कोमल थोड़ी बड़ी मानी जाएगी तो मीरा उसे दीदी कहेगी। सच कहूं तो मैं बहुत नसीब वाला आदमी हूं। जो इंसान दूसरों की तकलीफ समझ सके वो इंसान ही नहीं, फरिश्ता है। और आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर में 2 नहीं 3 फरिश्ते आ गए हैं, तुम और ये दोनों नन्ही बच्चियां। बस बस, अब मीठी बातें बंद कीजिए। चलो, पहले इन्हें कुछ खाने को दे देते हैं। शायद इन मासूमों ने घंटों से कुछ खाया भी नहीं होगा। वो दोनों ही बेटियां पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। तभी एक गांव वाला मुखिया के घर आता है। मुखिया जी बाहर आइए जल्दी। लगता है मुझे कोई पुकार रहा है, मैं देख के आता हूं। तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। सिर्फ आपकी? वो मेरा मतलब है कि हमारी बेटियों का ध्यान रखना। लगता है कोई दिक्कत हो गई है, उसे सुलझाकर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मुखिया जी जल्दी चलिए, वो अमीर सेठ सुखिया ने बैठक बुलाई है। बैठक बुलाई है तो ठीक है, चलो। सुखिया, इतनी अचानक और इतनी जल्दबाजी में बैठक बुलाने का कारण कोई विशेष प्रसंग है क्या? मुखिया जी, मामला बहुत गंभीर है। यह किसान जिसे मैंने पूरा विश्वास देकर अपनी जमीन की खेती का जिम्मा सौंपा था, यही व्यक्ति आज रात मेरे ही घर की संपत्ति पर डाका डालने का दुस्साहस कर बैठा। मैंने इसे अपने हाथों, अपने आंगन में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा है। क्या यह आरोप सत्य है किसान? तुम्हें कहना चाहिए। अरे मुखिया जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यह तो सीधा साधा झूठ का पुलिंदा है जो मेरे ऊपर लादा जा रहा है। मैंने तो एक पूरा माह इनके खेतों में पसीना बहाया, और जब मैंने अपनी मेहनत की कमाई मांगी तो यह महाशय मुझे देने से साफ इनकार करने लगे। जब मैंने पंचायत में न्याय की गुहार लगाने की बात कही, तभी से ये मेरे चरित्र पर कालिख पोतने में लगे हैं। मैं आपके चरणों की देन हूं, मुझ पर दया कीजिए। तुझे क्या लगता है, क्या मुखिया जी तेरी इन झूठी फरियादों में आने वाले हैं? वह तेरे इस नाटक को समझते हैं। सुखिया, शांत रहो। यहां मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन, इसका निर्णय अभी होना है। परंतु इससे पूर्व मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। क्या तुम्हारे पास इस गंभीर आरोप का कोई ठोस अकाट्य प्रमाण है? मुखिया जी, मेरी आंखें ही सबसे बड़ा सबूत हैं। मैंने स्वयं इसकी बुरी नीयत को अपने घर में उतरते देखा है। मेरे साक्ष्य के अतिरिक्त और किस प्रमाण की आवश्यकता है? अच्छा, एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि इस विपन्न व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया, परंतु क्या तुम इस तथ्य को स्वीकार करते हो कि तुमने इसके श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं दिया? नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो माह पूरा होने से पहले ही इसकी मजदूरी का भुगतान कर दिया था। आप मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं यह भी स्वीकार कर लेता हूं। अब सुनो, जैसा कि प्रत्येक व्यवसायी करता है और मैंने तुम्हें भी करते देखा है, कोई भी लेन देन चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपने हिसाब किताब में अवश्य दर्ज करते हो। निश्चित ही तुमने भी इसका लेखा जोखा रखा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु देखिए ना, इतना व्यस्त रहने के कारण कभी कभार लिखना छूट भी जाता है, और इस किसान का हिसाब वह भी मेरे से लिखना रह गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे इस तुच्छ बहाने को स्वीकार कर लूंगा? न तो चोरी का कोई प्रमाण है
न ही मजदूरी के भुगतान का कोई रिकॉर्ड। इसका एकमात्र और सीधा अर्थ यह निकलता है कि तुम मिथ्या आरोप लगा रहे हो और इस मजदूर के हक की रकम हड़पना चाहते हो। मुखिया जी, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मेरी ओर से कोई धोखा नहीं हुआ है। शांत रहो। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अब मैं अपना निर्णय सुनाता हूं। यह किसान निरपराध है। सुखिया ने इस पर झूठे आरोप मढ़कर इसे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है। अतः सुखिया, तुम्हें न केवल इसकी बकाया मजदूरी का पूरा भुगतान करना होगा, बल्कि जिस रकम की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है उसकी संपूर्ण धनराशि भी इस किसान को दंड स्वरूप देनी होगी। मुखिया, यह न्याय नहीं, अन्याय है। तुम मुझे नहीं जानते। मेरे साथ यह खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अपने इस पक्षपातपूर्ण फैसले को वापस ले लो। मैं तुम्हें और तुम्हारे व्यवहार को अच्छी तरह से पहचानता हूं सुखिया, और इसीलिए मेरा यह निर्णय अंतिम है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुमने सुन लिया। मुखिया जी का आदेश सर्वमान्य है। अब इस किसान भाई का हक अदा करो और यहां से चले जाओ। नहीं, यह अंत नहीं है। मैं इस अपमान का, इस अन्याय का बदला लेकर रहूंगा। यह तुम सब याद रखना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे मुखिया जी को धमकी? अरे, हम तुझे इस गांव की मिट्टी में मिला देंगे। निकालो इस लुच्चे को हमारे गांव से बाहर, भगाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सारे गांव वाले बहुत ही भड़क उठे थे, जिस वजह से सुखिया को वो गांव मजबूरी में छोड़ना पड़ा। पर उसके अंदर अब बदले की आग जलने लगी थी, और यह आग तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक कि वह बदला ना ले ले। 20 वर्ष बाद। अरे ओ कोमल, कहाँ पर है तू? घर में चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं दिख नहीं रही है। आई माँ, क्या हुआ माँ? इतनी जोर से क्यों पुकार रही हैं? मैं तो बस बाहर ही थी। अरे क्या हुआ क्या? जब से सूरज सिर पर आया है तब से तेरा कुछ अता पता नहीं। मैं पूरे आंगन, रसोई और घर के पिछवाड़े में ढूंढ आई हूँ। तुझे आवाज भी दी, लेकिन तू तो जैसे कान में रुई डालकर बैठी थी। कहाँ गई थी तू आखिर? अरे माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस जंगल के किनारे लकड़ियां लेने गई थी। लकड़ियां लेने गई थी? लेकिन घर में तो लकड़ियां पहले से रखी है ना। देख तो जरा, कोने में आधा गट्ठर पड़ा है। फिर रोज रोज इतनी लकड़ियां लाने की क्या जरूरत है बेटी? माँ, आपको तो पता है ये लकड़ियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। चूल्हा रोज जलता है, खाना बनता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पहले से ही जमा करके रख लूं ताकि बाद में परेशानी ना हो। पहले से तैयारी करना बुरा थोड़े ही होता है ना माँ? हाँ, तैयारी तो ठीक है, पर मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू जरूरत से ज्यादा लकड़ियां लाने लगी है। कहीं तू किसी को दे तो नहीं रही, या फिर कहीं कुछ और बात तो नहीं है कोमल? अरे माँ, आप भी ना हर बार कुछ ना कुछ सोच ही लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपना काम करती हूँ। बस वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी? अरे वही तो, भोजन ठंडा हो जाएगा। मैंने सोचा तू आ जाए तो सब साथ में खा लें। पर तेरी बहन मीरा कहाँ है? तेरे साथ नहीं गई थी क्या? अरे माँ, वो तो रोज की तरह पिताजी के साथ पंचायत चली गई है। वहाँ गांव के झगड़ों में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता है। शायद अभी भी वहीं होगी, मुखिया जी के बगल में बैठी सबकी बातें सुन रही होगी। हाँ, वही तो कह रही हूँ। इस लड़की का मैं क्या करूँ? कामकाज तो करती नहीं, लेकिन पंचायत की बातें सुनने का शौक ऐसा है जैसे वही अगली मुखिया बनने वाली हो। लगता है उसे खाना बनाना या घर का ध्यान रखना अब छोटा काम लगने लगा है। माँ, आप भी ना, मीरा अलग है। उससे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। पिताजी भी तो कहते हैं मीरा में एक दिन नेतृत्व करने की ताकत बनेगी। हाँ, तेरे पिताजी तो सबकी अच्छाइयां ही देखते हैं, पर तू देख लेना, एक दिन वही मीरा किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब छोड़, चल भीतर। ठंडा खाना तुझे पसंद नहीं होगा। चलिए माँ, मैं बस लकड़ियां रख दूं, फिर आती हूँ। आज का दिन बड़ा गर्म है, लेकिन आपका गुस्सा तो उससे भी ज्यादा गर्म निकला। ओहो, जुबान भी चलने लगी है अब तेरी। चल अंदर, वरना आज लकड़ियों के साथ साथ तुझे भी चूल्हे में झोंक दूंगी। मुखिया जी, ईश्वर के नाम पर कहता हूँ, ये धन मेरा ही है। मैं खेत से लौट रहा था, तभी पोटली मेरे झोले से नीचे गिर गई। ये व्यापारी बाबू उसी वक्त वहां पहुंचे और उसे उठाकर कहने लगे कि ये उनका है। मुखिया जी, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही मेरी वर्षों की मेहनत की कमाई है, जिसे मैंने दिन रात पसीना बहाकर जोड़ा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे मेरा धन दिलवा दीजिए। यही मेरे परिवार का सहारा है।
यही मेरी उम्मीद है। मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। पूरे इलाके में मेरा व्यापार चलता है। रोज धन लेकर आता जाता हूं। ये जो पोटली है ना, यही मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए दिन रात काम किया और उसी के लिए ये धन इकट्ठा किया था। अब ये गरीब झूठा आदमी मेरे धन पर दावा कर रहा है। मुखिया जी, मैं आपसे न्याय की उम्मीद रखता हूं। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब सच्चाई कौन बता सकता है? मीरा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये धन किसका है? पिताजी, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी समझ से व्यापारी जी का कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। वो एक व्यापारी हैं, रोज धन लेकर आते जाते हैं। ऐसे में उनका धन गिर जाना संभव है। देखा मुखिया जी, आपकी बेटी कितनी समझदार है। उसकी बातों से ही साफ है कि सच मेरे साथ है। तुम सही कह रही हो बेटी। ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये धन व्यापारी का है। तो अब फैसला हो गया मुखिया जी। मैं अपनी पोटली लेकर जाता हूं। एक क्षण ठहरिए व्यापारी जी, फैसला अभी बाकी है। सच की पहचान सिर्फ पद या प्रतिष्ठा से नहीं होती, बल्कि बातों की सच्चाई से होती है। आप व्यापारी हैं, ये सच है, परंतु क्या ये भी सच है कि एक गरीब हमेशा झूठ बोलता है? बोलो मीरा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह धन वास्तव में इस गरीब की मेहनत का परिणाम हो, जो दिन रात खटकर उसने जोड़ा हो। एक सवाल है व्यापारी जी से, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटी। आपके हाथ में जो झोला है उसमें क्या है? इसमें तो धन है, जो मैं रोज अपने व्यापार के लिए लेकर निकलता हूँ। अच्छा, तो इसका अर्थ हुआ कि आप हमेशा धन झोले में रखते हैं। बताइए, क्या यह झोला कहीं से फटा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही सलामत है। तो फिर धन आपके झोले से बाहर कैसे गिर गया? अगर झोला फटा नहीं तो पोटली बाहर आने का रास्ता कहाँ से मिला? क्या आप बता सकते हैं व्यापारी जी? वो शायद ये आदमी इसने चुराया होगा। रुकिए, अभी कुछ देर पहले आपने खुद कहा था धन गिर गया, अब आप कह रहे हैं चुराया गया। क्या दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? ठहरिए, मैं अपने झोले को देखता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या? मुखिया जी, मेरी सारी पोटलियां तो मेरे झोले में हैं। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सोचे समझे मैंने इस बेचारे गरीब पर इल्जाम लगा दिया। मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। कृपया मुझे क्षमा करें। तो तुम मानते हो कि यह धन तुम्हारा नहीं है? जी हाँ मुखिया जी, अब मुझे पूरा यकीन है ये धन मेरा नहीं है। तो फिर निर्णय स्पष्ट है, यह धन इस गरीब का है। ले जाओ रामू, अपनी मेहनत की ये पूंजी। पर एक बात याद रखो, सच्चाई देर से जरूर सामने आती है, पर आती जरूर है। और तुम व्यापारी जी, अगली बार किसी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आज तुम्हारी लापरवाही से एक गरीब की वर्षों की पूंजी लगभग नष्ट हो जाती। न्याय केवल ताकतवर के लिए नहीं, बल्कि सच्चे के लिए होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। आज मुझे सच्चाई का असली मूल्य समझ आया है। अब मैं चलता हूं। वाह पुत्री, वाह! आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी ही पुत्री हो। हाँ पिताजी, मैंने आपको देखकर ही तो ये सब सीखा है। अब चलिए चलकर भोजन कर लेते हैं। हाँ, जल्दी चलो। अब तक तो खाना ठंडा भी हो गया होगा। समस्या सुलझाने में काफी समय जो लग गया। दोनों ही बहनें काफी बड़ी हो चुकी थीं और दोनों ही बहनों की रुचि अलग अलग थी। कोमल को घर के काम करना बहुत पसंद था। सारे घर के काम वही करती है और मीरा को पढ़ाई करना और समस्याओं को हल करना काफी पसंद था। अब दोनों की उम्र विवाह के योग्य हो गई थी और इसलिए अगले ही दिन कोमल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। अरे ओ सावित्री, सुन तो रही हो ना? जरा जल्दी यहाँ आओ। देखो जरा दरवाजे पर कौन कौन खड़ा है। आज तो लगता है जैसे पूरा घर ही मेहमानों से भर गया हो। क्या बात है जी? ऐसी कौन सी अचानक आफत आ गई कि आप इतनी आवाजें लगा रहे हैं? और ये लोग, ये कौन है? लगता है काफी दूर से आए हैं। ये वही लोग हैं जिनसे मैंने पिछले हफ्ते बात की थी। ये लड़के वाले हैं, हमारी कोमल को देखने आए हैं। आज हमारा घर उनके स्वागत में खड़ा है। लड़के वाले? पर ये कैसे हो गया? आपने तो मुझे इस बात की जरा सी भनक भी नहीं लगने दी। मैंने न कोई तैयारी की, न घर ठीक से सजा, न कोमल को बताया। इतना बड़ा फैसला बिना बताए। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। असल में ये अगले सप्ताह आने वाले थे, इसलिए सोचा आराम से फुर्सत में बताऊंगा।
लेकिन इन्होंने अचानक आने की इच्छा जता दी। मैं क्या करता, मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। दरअसल हमें भी अचानक ही आना पड़ा। हमने पंडित जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक ही शुभ मुहूर्त है, उसके बाद पूरे 1 साल तक कोई भी शुभ घड़ी नहीं है। हम चाहते थे कि रिश्ता जल्द पक्का हो जाए, इसलिए बिना देर किए पहुंच गए। अच्छा, तो वजह यह थी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मेहमान भगवान समान होते हैं। आए हैं तो स्वागत तो करना ही चाहिए। मैं अभी कोमल को बुलाती हूँ। कोमल, अरे ओ कोमल, जरा जल्दी यहाँ आओ बेटी। देखो कौन तुमसे मिलने आया है। हाँ माँ, मैं आ गई। ये लोग, ये कौन है माँ? बेटी, ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं। आज शायद तेरी किस्मत का फैसला लाने। लड़के वाले? लेकिन पिताजी, आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? पुत्री, हर बेटी को एक दिन तो अपने घर से विदा होकर ससुराल जाना ही पड़ता है, और अब तेरी उम्र भी कम नहीं रही। मैंने घर और परिवार की भलाई के लिए यह कदम उठाया है। ये लोग बहुत ऊंचे, इज्जतदार और अमीर घराने के हैं। तू इनके घर में राज करेगी, बहुत खुश रहेगी। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं किसी भी अपरिचित लड़के से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा घर हो। ये तू क्या कह रही है कोमल? तुझे अपने पिता की इज्जत का, समाज के सामने मेरे सम्मान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं? माँ, पिताजी, मैं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने दिल को भी नहीं मार सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और शादी मैं उसी से करूंगी। अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना स्वीकार करूंगी। देखा मुखिया जी, यही होता है किसी और की बेटी को पालने का नतीजा। आपने इसे अपना मान कर रखा, लेकिन इसे आपके मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। अपनी संतान अपनी होती है। बस कृपया आप लोग शांत रहिए। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सब यहाँ से चले जाइए। हम जा रहे हैं, पर याद रखना, अपनी संतान अपनी होती है और वही सम्मान का ख्याल रखती है। अगर यह आपकी अपनी बेटी होती तो आज ये दिन देखने न पड़ते। माँ, आपने सुना? उन्होंने सबके सामने क्या क्या कह दिया। क्या मैं सच में आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बस एक बोझ की तरह हूँ आपके घर पर? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझ पर यह सवाल उठ जाएगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। अरे रे मेरी बच्ची, कैसी बातें कर रही है तू? तू हमारी ही बेटी है, दिल से, भगवान से भी ज्यादा सच्चाई से। लोगों की जुबान का क्या भरोसा? जब मन दुखी होता है ना, तो इंसान कुछ भी बोल देता है। तूने उन्हें मना किया, बस यही बात उनके अहंकार को चुभ गई, इसलिए वे उनाप शनाप बोल गए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तू हमारी नहीं। तू तो हमारी सांसों की तरह है, हर सांस में बसी हुई। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों ने मुझे वो सब दिया जो शायद अपनी बेटी को भी हर कोई नहीं दे पाता। मुझे अपनाया, संभाला, प्यार दिया, और मैंने ही आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। जो कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं वहीं शादी कर लूंगी। बस मुझसे नाराज मत होइए। नहीं बेटी, तूने कुछ भी गलत नहीं किया, और तुझे किसी भी रिश्ते के लिए मजबूर करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। गलती तो मेरी थी। मैं तेरी पसंद, तेरी इच्छा पूछे बिना उन लोगों को बुला लाया। मैं बस सोच रहा था कि तू खुश रहेगी, पर मैंने तेरी आवाज सुने बिना ही फैसला ले लिया। ये मेरी भूल थी, तेरी नहीं। बेटी, अगर हमने तुझे अपनाया है तो पूरे मन से अपनाया है। तू और मीरा दोनों हमारी संतान हो। हमने अपने मन से कोई और संतान नहीं की, क्योंकि हमने तुम्हें चुना, स्वीकारा और चाहा, खून से नहीं। प्यार से बने रिश्ते ज्यादा पवित्र और मजबूत होते हैं। और एक बात, मीरा को इस पूरे झगड़े के बारे में मत बताना। वो बहुत संवेदनशील है। अगर उसे पता चल गया तो वह भी बहुत रोएगी, शायद तुमसे भी ज्यादा। और सुन, अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह है, अगर कोई ऐसा है जिससे तू सचमुच प्यार करती है, तो कल उसे हमारे घर लेकर आना। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कैसा लड़का है जिसने हमारी बेटी का दिल जीता है। हम तेरी खुशी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं बेटी? अगले दिन कोमल लड़के को लेकर आती है। पिताजी, आज मैं आपको किसी खास से मिलवाने आई हूँ। ये किशन है। यही वह व्यक्ति है जिनसे मेरा मन भी जुड़ा और दिल भी।
मैं इनसे प्रेम करती हूँ पिताजी। प्रणाम मुखिया जी। आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे काफी समय से चाहिए था। आज मिलकर मन को शांति मिली है। दिखने में तो समझदार और सभ्य लग रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? जी मुखिया जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में अब नहीं हैं। कई साल पहले ही भगवान उन्हें अपने पास बुला चुके हैं। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है, उसी का सहारा हूं मैं, और वही मेरा। अच्छा, ये सुनकर दुख हुआ बेटा। जीवन ने तुम्हारी उम्र में ही इतनी परीक्षा ले ली। पर अब बताओ, क्या करते हो? कोमल का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। जी पिताजी, मैं व्यापार करता हूँ। पिताजी की छोड़ी हुई जमीनें, कुछ दुकानों का काम और मेहनत से मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय भी खड़ा किया है। रोजगार स्थिर है, और जहां तक कोमल की बात है, वह कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेगी। मैं उसका हर सुख दुख अपना समझकर निभाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वह हमेशा मुस्कुराती रहे, यही मेरा वादा है। मुझे तो लड़का बहुत ही भला लगा। बातों से ही उसकी नीयत साफ समझ आती है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कोमल इसके साथ बिल्कुल खुश रहेगी। इसमें समझ भी है और सम्मान भी। लेकिन एक बात तो बताओ दीदी, आप तो घर से बाहर निकलती नहीं थी, तो आप दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? अरे वाह, तो इसीलिए तू रोज रोज बहाने बनाकर लकड़ियां लेने जाती थी। अब सारी कहानी समझ में आई। हाँ माँ, मैं इन्हीं से मिलने जाती थी। डर भी लगता था, लेकिन मन रोक नहीं पाता था। ठीक है, अब प्रेम की बातें बाद में करना। सबसे जरूरी बात, विवाह। पंडित जी कह रहे थे कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर शुभ मुहूर्त है। उसके बाद पूरा साल कोई शुभ तिथि नहीं है। तो क्यों ना अगले शनिवार ही विवाह कर लें? हमें पूर्ण रूप से मंजूर है। आप जैसा ठीक समझें वही होगा। कोमल की शादी उसके मनचाहे वर के साथ तय कर दी गई, जिससे वह बहुत ही खुश हो गई थी। अगले शनिवार के दिन विवाह संपन्न हुआ और वह अपने घर से चली गई। उसके कुछ दिनों बाद मुखिया और मीरा अपनी बहन के ससुराल जाने का फैसला करते हैं। दामाद जी, हम आ गए हैं। अरे ससुर जी, आप आ गए? मैं तो सच कहूं, आज आपके आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर आइए, ये आपका ही घर है। दामाद जी, कोमल कहाँ है? उसे बुलाइए। उसे देखे बिना मन नहीं मान रहा। जी, अभी बुलाता हूँ। कोमल, अरे ओ कोमल, देखो कौन आए हैं। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन भी। कोमल बाहर आती है। जब कोमल बाहर आती है तो मुखिया और मीरा दोनों ही उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोमल की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी, किसी नौकरानी की तरह, और उसे चोटें भी लगी थीं। ये क्या हाल बना रखा है कोमल का? बेटा, तेरी ये हालत आखिर हुई कैसे? कहीं तू रास्ते में गिर गई थी या फिर कोई और बात है? मुझे साफ साफ बता, ये चोटें कैसे लगी? अरे नहीं ससुर जी, ये गिरविर नहीं गई। असल में मैडम, आपकी ये बेटी मेरी बात मान ही नहीं रही थी। 2-4 बार समझाया, पर जब इसे समझ नहीं आया तो बस 2-3 थप्पड़ लगाने पड़े। और हाँ, अगर आगे भी नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा। आखिर घर चलाना है तो सख्त होना पड़ता है। किशन, तुम ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। जिस कोमल को मैंने दुलार से पाला, उसकी ये हालत तुमने कर दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म? किस बात की शर्म ससुर जी? ये मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। पत्नी अगर पति की बात नहीं मानेगी तो घर कैसे चलेगा? मैं जो सही समझूं वही करूंगा। आपको इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा भावुक मत बनिए। चाय बनी है, पीकर जाइए। पर किशन, तुमने तो कहा था कि तुम कोमल से प्यार करते हो। तुमने वचन दिया था कि उसे कभी तकलीफ नहीं दोगे, कि उसके चेहरे पर आंसू भी नहीं आने दोगे। आज ये सब क्या है? ये कौन सा प्यार है? अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? कब कहा था? याद ही नहीं पड़ता। शादी से पहले तो लोग बहुत वादे कर लेते हैं ससुर जी, पर असली जिंदगी में वही होता है जो पति सही समझे। और अभी मैं जो कर रहा हूं वो मुझे सही लग रहा है। तभी किशन की बहन मीना चिल्लाते हुए आती है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ मर गई तुम? सारा दिन तुमसे काम करवाती हूँ और आखिर में यही हाल है। अच्छा, तो यहाँ आराम फरमा रही थी। मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे मेरा कमरा बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए, एकदम बिना दाग धब्बे का। लेकिन ये क्या, अभी भी हर जगह धूल ही धूल पड़ी है। लगता है तुम्हें कल वाली बात याद नहीं रही। क्या फिर से याद दिलाना पड़े, या अपने चेहरे पर निशान देखकर सीखोगी?
मीना, माफ करना, मैंने पूरा कमरा अच्छे से साफ किया था, हर कोना कोना झाड़ा था। पर अगर तुम्हें लगता है कि साफ नहीं हुआ तो मैं अभी फिर से कर देती हूँ। तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। कोमल, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी। रुको वहीं। मेरी बेटी कोई दासी नहीं है जो हर बात पर डांट खाए, ताने सुने और मार सहती रहे। तुम मेरे साथ चलोगी? अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी और नहीं रहने दूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा मुखिया, न तुम्हारी बेटी और न तुम। तुम सुखिया, जिसे मैंने गलत साबित होने पर गांव से बाहर निकाल दिया था, तुम यहां कैसे आ गए? मुखिया, तुमने एक फैसला लेकर मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने तभी कहा था मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, और देखो आज तुम्हारी बेटी की ये हालत उसी दिन का नतीजा है। लेकिन मेरी बेटी से बदला क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बदला तुमसे है मुखिया, और चोट तुम्हें वहीं लगती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, तुम्हारी संतान। अगर उस दिन तुमने अपना फैसला थोड़ा सा भी बदल दिया होता, अगर तुम जरा सा भी इंसाफ के नाम पर झुक जाते, तो आज तुम्हारी बेटी को ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब तो समझ ही गए होंगे, हाँ, किशन मेरा ही बेटा है, और अब वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। अब तुम देखना, तुम्हारी बेटी हर रोज आंसू बहाएगी, हर रोज तड़पेगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं एक बाप हूं, और एक बाप अपनी बेटी को कभी ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अभी अपने साथ ले जाऊंगा, और देखना, तुम दोनों का खेल मैं खत्म कर दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी यहां से चली जाएगी इतनी आसानी से? नहीं मुखिया जी, अब खेल तुम्हारे बस का नहीं रहा। देख लूंगा मैं। चलो कोमल, मेरे साथ चलो पुत्री। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पर क्यों दीदी? आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये लोग आपको रोज सताएंगे, मारेंगे भी। कृपया चलिए ना। मीरा, कभी कभी इंसान अपने दर्द से भी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। अगर मैं इस घर से चली गई तो पूरा गांव बातें बनाएगा। लोग उंगलियां उठाएंगे मेरे पिता पर, उनके सम्मान पर, उनके फैसलों पर, और मैं ये कलंक अपने पिता पर कदापि नहीं लगने दूंगी। अगर मुझे मारना है तो मार लेने दो, यदि सहना है तो सह लूंगी, पर मैं अपने कारण अपने पिता की मर्यादा एक क्षण के लिए भी नहीं टूटने दूंगी। पुत्री, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं इस गांव का मुखिया हूं, और मेरे बहुत से लोग मेरा सम्मान करते हैं। हम साथ लड़ सकते हैं। नहीं पिताजी, प्लीज, मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, मेरी एक इच्छा मान लीजिए। आप यहाँ से जाइए, मुझे मेरी किस्मत के साथ अकेले रहने दीजिए। मैं ठीक रह लूंगी, बस आप दोनों पर कोई आंच ना आए। मुखिया और मीरा उस गांव के मुखिया राजनाथ के पास पहुंचते हैं। राजनाथ जी, मैं बहुत भारी दिल लेकर आपके पास आया हूं। मेरी बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो एक बाप की आत्मा को अंदर से चीर डालता है। वो बच्ची रोज दर्द झेल रही है, और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं आपकी तकलीफ महसूस कर सकता हूं भाई। कसम से कहता हूं, अगर पंचायत के नियम न होते तो उन लोगों को अभी के अभी उनके किए की सजा मिल जाती। लेकिन आप जानते हैं, गांव का कानून कहता है कि जब तक आपकी बेटी खुद सामने आकर शिकायत नहीं करेगी, हम आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो चुप रहेगी तो पंचायत के हाथ भी बंध जाते हैं। राजनाथ जी, आप इतने सालों से इस गांव को संभाल रहे हैं, कितनों का दर्द बांटा है आपने। मेरी तकलीफ आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? इसीलिए तो मैं आपको साफ झूठ नहीं बोल रहा। सच ये है कि आपकी बेटी को हिम्मत जुटानी होगी। अगर वो सामने आकर अपनी बात रख दे तो मैं वादा करता हूं, मैं उसके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं पूरी पंचायत को उसके हक के लिए खड़ा कर दूंगा। उसे न्याय दिलाने में मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। हे भगवान, मेरी एक गलती का बोझ मेरी कोमल उठा रही है। उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी उसे ही सबसे ज्यादा सहना पड़ रहा है। ये कैसी किस्मत की मार है। पर पिताजी, इसमें आपका भी क्या दोष है? मुझे यह तो नहीं पता कि वो किस चीज का बदला ले रहा है, पर इतना पता है कि अगर आपने न्याय किया था तो उचित ही किया था। पर इन सब के चक्कर में तो कोमल फंस गई ना। उसने यह ठीक नहीं किया। उसे मेरे साथ बदला लेना चाहिए था, ना कि मेरी पुत्री के साथ। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, उन लोगों ने जो भी किया उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। देख लेना आप। पर कैसे? ये कैसी चाय बनाई है? तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया क्या? मेरा मुंह खराब कर दिया।
अब तो कुछ मीठा खाना पड़ेगा। अरे बाबा, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो पैदा ही कामचोर हुई है। इससे ज्यादा उम्मीद भी मत रखा करो, इसे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, आज मेरे दिल में बहुत खुशी है। अरे खुशी, क्या बात है बेटी, क्यों इतना चमक रही है आज? बाबा, आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, और कोई साधारण लड़का नहीं, बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और अमीर। उसके घर में तो इतने नौकर हैं कि गिनने बैठो तो शाम हो जाए। मैं उसके घर भी होकर आई हूँ, ऐसी शानो शौकत, ऐसी हवेली। मैंने तो वहीं सोच लिया कि यही मेरा राजकुमार है। और पता है, मैंने उसी वक्त उससे शादी के लिए पूछ लिया, और उसने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अब मैं असली रानी जैसी जिंदगी जीऊंगी बाबा, असली रानी। अरे वाह मीना, ये तो बहुत ही बड़ी और शुभ बात है। बेटी, अगर तुझे खुशी मिली है तो मैं तो पहले से ही खुश हूँ। और सुनो, मैंने उसे कल ही हमारे घर बुला लिया है। वो अपने माता पिता के साथ आएगा, समझे? ओहो, तब तो कल की तैयारी हमें बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तू, क्या नाम है तेरा? कोमल। कल मैं नहीं चाहता कि जरा सी भी गलती हो। घर एकदम चमकना चाहिए, खाना लाजवाब होना चाहिए, और मेहमानों को कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो गई तो तू जानती है ना कि तेरा क्या हाल होगा, इसलिए होशियार रहना, समझी? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, कल कोई गलती नहीं होगी। अगले दिन लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरी पुत्री ने तो आपके बारे में सब बता दिया है। जी, मेरा नाम विक्रम है। मैं कल ही इनसे मिला था। मुझे ये बहुत ही सुंदर और सुशील लगी, और जब इन्होंने शादी के लिए पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। आपने बिल्कुल सही किया। मेरी पुत्री बहुत ही मासूम और अच्छी है। सब बातें करते हैं, रिश्ता पक्का होता है। कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। बाबा, आप आ गए। आपको पता भी है मैं आप दोनों को कितना याद कर रही थी। इस घर में मेरा दम घुट रहा है बाबा। मुझे यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना। कृपया मुझे यहाँ से ले चलिए। मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती इस जगह पर। मीना, ये क्या हाल बना रखा है तुम्हारा? बता बेटी, तेरी ये हालत किसने की? किसने तुझे इस तरह रुलाया और मारा? अरे नहीं ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं। असल बात तो ये है कि मैंने इसे बस थोड़ा सा घर का काम करने को कहा तो ये उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी। कहती है मैं कोई काम नहीं करूंगी, नौकरों से करवाओ। अब भला बताइए, अगर घर की बेटी बहू काम नहीं करेगी और ऊपर से यूं बदतमीजी करेगी तो फिर आदमी को गुस्सा तो आएगा ही ना। मैंने अगर दो बातें कह दी या थोड़ा हाथ उठा दिया तो उसमें मेरी गलती क्या हुई? चुप, एकदम चुप। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? कौन हो तुम? खुद को समझते क्या हो? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी। मुखिया तुम? इसका मतलब यह विक्रम तुम्हारा बेटा है। पर मुझे जहां तक पता है तुम्हारा तो कोई बेटा है ही नहीं। हाँ, यह मेरा बेटा नहीं है, मेरे दोस्त का बेटा है। तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरी बेटी मीरा ने ही मुझे सुझाव दिया, जिसके बाद मैंने अपने परम मित्र से बात की और उसने मेरी तकलीफ को देखते हुए वो इस काम के लिए मान गया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मुखिया। अब आपको पता चला, जब कोई आपकी बेटी को मारता है, उसे परेशान करता है तो कैसा लगता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे तो आपको भी मेरी दीदी को खुश रखना पड़ेगा। जब जब आप मेरी दीदी को तकलीफ पहुंचाएंगे तब तब आपकी बेटी को भी तकलीफ पहुंचेगी और उसे दुगना पहुंचेगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि आप दोनों मेरी दीदी से माफी मांग लें और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना दें। मीरा के ऐसा कहते ही उन दोनों को ही अपनी हार माननी पड़ी और वो इसके लिए तैयार हो गए और जाकर कोमल से माफी मांग ली। और उस दिन के बाद से कोमल अब बिना किसी मार या तकलीफ के खुशी से अपना जीवन जीने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय हमेशा किसी न किसी कीमत पर मिलता है, लेकिन अन्याय और बदला अंत में कई निर्दोष लोगों को तकलीफ देता है। साथ ही सही काम करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच देर से ही सही जीतता जरूर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डर और चुप्पी अन्याय को और बढ़ावा देती है, इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।